चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हमने पहला पार्ट जो देखा था, उसमें हमने इतिहास विषय के जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको किया था। दूसरे पार्ट में हमने राजनीतिक विषय के बहुविकल्पी किए, और आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में ही जो आपकी तीसरी पुस्तक है भूगोल की, उसके अंदर से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अध्याय 1 संसाधन से। पहला प्रश्न, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है कहलाती है। देखिए, जो भी वस्तु हमारे काम की है, किसी भी काम में आती है, जैसे मान लीजिए पेन हमारे काम में आता है, तो ये पेन क्या हो गया? संसाधन। क्या हो गया? हर वह वस्तु जो हमारे किसी न किसी काम में आती है वह वस्तु कहलाती है संसाधन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो आप, क्या दिख रहा है आपको चित्र में? आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, आपको नदी दिखाई दे रही है, आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, आपको जंगल दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये क्या है? हमारे किसी न किसी काम में आती है, और इसे हम कहेंगे संसाधन। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसाधन। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? देखिए, संसाधन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन। तो जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन में हमारे जल, तो जल क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। ठीक है, हर वह वस्तु जो हमें प्रकृति से मिलती है प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, है ना, पेड़ पौधे हो गए, ये सारे संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो हमारे सामने जो ऑप्शन थे उसमें जल है, तो सही उत्तर हो जाएगा जल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। देखिए, इसके जो विकल्प है, इसमें एक विकल्प है मनुष्य का कौशल। अब ये क्या होता है? देखो, हर वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है उसमें किसी न किसी रूप से मनुष्य का कौशल लगता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी, मिट्टी एक संसाधन है, लेकिन मिट्टी से खेती करते हैं, हम खेती करते हैं ना मिट्टी में, तो मिट्टी क्या हो गई? हमारे लिए उपयोगी हो गई। तो मिट्टी को उपयोगी किसने बनाया? मनुष्य के कौशल ने बनाया। मान लीजिए ये लकड़ी है, फर्नीचर जो आपका दिख रहा है लकड़ी से बना हुआ है। अब इस लकड़ी का मनुष्य के कौशल ने क्या किया? इससे लकड़ी से फर्नीचर बनाया और लकड़ी को हमारे लिए उपयोगी बना दिया, है ना। तो किसी भी संसाधन को उपयोगी बनाने में मनुष्य का कौशल लगता है। तो हो जाएगा हमारा उत्तर मनुष्य का कौशल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं। अब देखिए, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार हम उपयोग कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको बनने में हजारों लाखों साल का समय लगता है। ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे मान लीजिए कोयला, पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम से हमारे देश में गाड़ी चलती है, कोयले से हमारे देश में बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन ये संसाधन जो है, इनके भंडार जो है सीमित है, ये कभी न कभी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, और एक बार ये समाप्त हो गए तो फिर इनको दोबारा बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। तो ऐसे सभी पदार्थ, ऐसे सभी संसाधन जिनको बनने में लाखों साल का समय लगता है, उन सभी संसाधनों को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और जो संसाधन जल्दी बन जाते हैं उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो यहाँ आपसे प्रश्न था, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लगते हैं उन्हें हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे ये पेट्रोलियम का चित्र है ना, पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जा रहा है जिससे हमें पेट्रोल डीजल की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? अभी हमने प्राकृतिक संसाधन की बात की थी, उसमें हमने देखा था जल आ गया था। अब ऐसे संसाधन जिसका निर्माण मनुष्य करता है उसे हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। आप चित्र देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? सड़क। तो सड़क जो है वो हो जाएगा हमारा मानव निर्मित संसाधन। हर वह संसाधन जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे ये पेन है ना, ये बोर्ड, ये लाइट, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा,
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अब देखिए, अभी हमने बात की थी नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उसमें हमने देखा जो पेट्रोलियम था वो कैसा संसाधन था? अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि उसके भंडारण सीमित है। उसी तरह से जो कोयला है उसके संसाधन भी क्या है, उसके भंडारण भी क्या है, सीमित है। एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इसलिए ये भी किस में आ जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? देखिए, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हमें जो ऊर्जा मिलती है उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सूर्य है। लेकिन सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो लगातार हमें मिलती रहती है, इसलिए सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमें सूर्य की ऊर्जा मिलती रहेगी, इसलिए सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा हो गई, कैसा संसाधन हो गया? नवीकरणीय संसाधन हो गया। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन मानव संसाधन है? अब देखिए, मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, अपने ज्ञान का उपयोग करके, अपने कौशल का उपयोग करके जो वस्तुएं हैं, संसाधन है, उनका उपयोग करके नई चीजें, नई वस्तुएं बनाता रहता है। तो मनुष्य भी क्या है, संसाधन है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या। निम्न में से कौन मानव संसाधन है? तो जनसंख्या जो है मानव संसाधन का रूप होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम भी क्या है, एक समय के बाद ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पेट्रोलियम भी कैसा संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो हमारा प्रश्न है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए, कोई भी जो संसाधन है वो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, अगर हम उसका उपयोग सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो संसाधन सीमित है, वो कभी न कभी खत्म हो जाएंगे। तो अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए उन संसाधनों का बचाना है तो हमें संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भविष्य की पीढ़ियों के लिए, है ना। आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले लोगों के लिए हमें संसाधन का उपयोग मितव्ययितापूर्ण करना चाहिए, ताकि उन लोगों के लिए भी संसाधन बचे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? देखिए, संसाधनों का, अभी हमने इसी की चर्चा की थी कि हमें संसाधनों का जो उपयोग है मितव्ययितापूर्ण, मतलब सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसी से जुड़ा प्रश्न है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? तो अगर हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, मतलब हम संसाधनों का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा मतलब मिट्टी, है ना। मिट्टी का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपक्षय। देखिए, यहाँ चट्टान है, चट्टान दो भागों में टूट गई। जो मिट्टी होती है उसका निर्माण चट्टानों से ही होता है। जब मिट्टी, जो चट्टान है, वो टूट करके दो भागों में और दो से फिर अलग अलग भागों में टूटती रहती है, और टूटने से क्या हो जाती है, वो एक जगह जम जाती है, टूटकर छोटे छोटे कणों में जम जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम अपक्षय, है ना। चट्टानों का अपने स्थान पर टूट करके छोटे छोटे भागों में बढ़ जाना कहलाता है अपक्षय। इसी प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन मृदा का अपरदन का कारण है? अब अभी हमने मृदा निर्माण की बात की थी, अब अगला प्रश्न आ गया मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? जब मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह करके, उड़ करके चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं मृदा अपरदन। किसी भी प्रकार से, या तो बह करके चले गए, हवा में उड़ करके चले गए, उस स्थिति को कहते हैं हम मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन का कारण क्या होता है? तो मृदा अपरदन का कारण होता है वनों का विनाश, है ना। वनों में बहुत सारे पेड़ होते हैं, और पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती है। लेकिन जब पेड़ों का, वनों का विनाश हो जाएगा, तो जो मिट्टी पौधों की, पेड़ों की जड़ों में बंधी हुई थी, वो वहां से हट जाएगी, दूसरी जगह बह करके चली जाएगी, उड़ करके चली जाएगी हवा में, है ना। तो इस प्रक्रिया को कहेंगे मृदा अपरदन। इसलिए वनों का विनाश होने से हमें बचाना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जल का कौन सा भाग पीने योग्य है? इसके ऑप्शन जो है, समुद्री जल,
वर्षा जल, भूजल और नदी का जल। देखिए ये जो चारों जो है जल के महत्वपूर्ण स्रोत है ना। अब इनसे हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। लेकिन हम जो जिस जल का सीधे सीधे उपयोग कर सकते हैं पीने में वो होता है भूमिगत जल, है ना। भूमिगत जल को हम बिना फिल्टर के उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम हैंडपंप का पानी पीते हैं, जैसे हम बोरिंग का पानी पीते हैं, तो हम हैंडपंप से पानी पीने के बाद, भरने के बाद में उसको सीधा हम पी सकते हैं। बोरिंग से पानी निकालते हैं उसको भी हम सीधा उपयोग कर लेते हैं पीने में, है ना, फिल्टर नहीं करते हैं। तो ऐसा जो पानी है जिसको हम सीधा उपयोग कर सकते हैं पीने में, उसे हम कहेंगे जल का कौन सा भाग पीने योग्य है, तो भूजल होगा। इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, भूजल। जो जिस जल को हम भूमि के अंदर से निकालते हैं, है ना, उसे भूजल कहेंगे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, भूजल, ये हो जाएगा इसका सही विकल्प। ऐसा जल जिसका हम पीने में सीधे उपयोग कर सकते हैं, वही आपका प्रश्न था। जल का कौन सा भाग पीने योग्य है, तो भूजल जो है वो सीधा पीने के योग्य होता है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मृदा मतलब मिट्टी। कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें हम कपास की खेती करते हैं, तो आपको चित्र दिख रहा है, किस प्रकार की मिट्टी दिख रही है, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी जो है भारत में दक्कन के पठार मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जब इसमें जल की कमी हो जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या है। अगर हम वन काटते जाएंगे, पेड़ों को काटते जाएंगे, तो उसका क्या परिणाम हमें देखने को मिलेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा का अपरदन। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, पेड़ों को काट दिया, तो पेड़ों की जड़ों ने क्या कर दिया, मिट्टी को छोड़ दिया, है ना। ये पेड़ की जड़ सूख गई थी, मिट्टी को छोड़ दिया, तो यहाँ से जो मिट्टी थी वो अपरदित होकर के बह करके यहाँ से चली गई। तो अगर हम लगातार पेड़ों को काटते जाएंगे, वनों का विनाश करते जाएंगे, तो मृदा का अपरदन बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, जल संरक्षण का एक उपाय है। देखिए कहते हैं कि जल है तो कल है। अगर हमें हमारा कल सुरक्षित चाहिए तो आज हमें जल को बचाना पड़ेगा। तो आपका प्रश्न है जल संरक्षण का एक उपाय है। तो वर्षा का जो पानी होता है, वर्षा का जो जल होता है, उसका अगर हम संचयन करेंगे, उसको हम सुरक्षित रखेंगे, तो वह हमारा जो पानी है वो सुरक्षित रहेगा। ये देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि जो वर्षा का पानी है छत से होकर कहाँ जा रहा है, एक वाटर टैंक बना हुआ है, उसके अंदर जाकर के सुरक्षित हो रहा है। तो वर्षा का जो जल होता है उसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा जल संचयन जल संरक्षण का एक उपाय है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। देखिए वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। ऐसी वनस्पति जो बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप के उगती है, बड़ी होती है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, घास जो है, वो उसको हमने नहीं लगाया, है ना। तो ऐसी वनस्पति को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है स्वाभाविक रूप से उगने वाले पौधे जिसको मनुष्य ने नहीं लगाए होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा, आप देखिए इसमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक पहाड़ पर आपको सड़क दिख रही है और वो टूट करके धस करके नीचे तो पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें जब मिट्टी है, चट्टाने हैं, ऊपर से धस करके नीचे चली जाती है, उस आपदा को बोलते हैं भूस्खलन। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूस्खलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वृक्षों को कतार में लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक खेत के आसपास आपको दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ लगे लगे कतार से लगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं रक्षक मेखला, जिसमें क्या होता है, खेत की सुरक्षा के लिए खेत के आसपास जो मेड़ होती है उस पर पेड़ों की कतार लगा दी जाती है। इससे क्या होता है, जो खेत की जो फसल होती है उस पर हवा का प्रभाव कम होता है, पर्यावरण का संरक्षण होता है और मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया को जो हम कहते हैं रक्षक मेखला के नाम से जानते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। देखिए, भारत में जो है औसतन हर व्यक्ति के लिए जो प्रतिदिन जल की जो मात्रा है जो उपयोग करता है, उसकी जो मात्रा है वो लगभग 150 लीटर होती है। भारत में औसतन हर व्यक्ति जो है कितने पानी का उपयोग करता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा लगभग 150 लीटर तक हम पानी उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी से जुड़ा हुआ फिर से, पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। अलवण जल का मतलब होता है मीठा पानी, जिसका हम उपयोग पीने में कर सकते हैं, फ्रेश वाटर जिसको हम कहते हैं। तो उसकी जो मात्रा है वो लगभग 1% जो है पानी हम फ्रेश वाटर के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल है। अब आपका प्रश्न है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है इसमें शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा औजारों का निर्माण। कृषि में हम पशुधन, पशुओं को भी पालते हैं, कृषि में हम सब्जियां भी उगाते हैं, कृषि में हम फलों को भी उगाते हैं, फलों का उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो औजारों का निर्माण हो जाएगा। कृषि में हम औजारों का निर्माण नहीं करते हैं, वो उद्योगों में होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा औजारों का निर्माण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जिन फसलों को हम वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर, है ना, जून जुलाई में लगभग लगाते हैं, उन फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे धान हो गई, है ना, जैसे सोयाबीन हो गया। तो इन फसलों को हम कब लगाते हैं? जून जुलाई में लगाते हैं। और कब काट लेते हैं इसको? सितंबर अक्टूबर में इसको हम कटाई कर लेते हैं। तो ऐसी फसलों को हम बोलते हैं खरीफ की फसल, जिसमें आ जाता है हमारा धान। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है फसलों से जुड़ा हुआ, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अभी हमने खरीफ की फसल की देखी थी, बुआई जून जुलाई में होती है, और रबी की फसलों की बुआई कब होती है? तो वो होती है अक्टूबर नवंबर, जब हमारी शीत ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाती है? तो आप देख रहे हैं गेहूं, है ना, गेहूं के अलावा आपको चना मिल जाएगा, मटर मिल जाएगी। ये सारी फसलें जो है रबी की फसल होती है। इसको हम अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और मार्च अप्रैल में ये फसल पक करके तैयार हो जाती है, इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो झूम खेती क्या होती है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहां पर लोग क्या करते हैं? जंगलों को काटते हैं, उसको जलाते हैं, वहां पर कुछ समय तक खेती करते हैं। जब उस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो फिर उस जगह को छोड़ देते हैं और किसी अन्य जगह पेड़ों को काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं और वहां खेती करते हैं। इस खेती को कहते हैं हम झूम खेती। इसका एक और नाम है स्थानांतरित कृषि, इसका एक और नाम है कर्तन दहन खेती, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसके दो तीन नाम है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और ये अधिकतर कहाँ होती है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। भारत में इसकी जो खेती होती है झूम खेती, ये होती है उत्तर पूर्वी भारत में, है ना। उत्तर पूर्वी जो राज्य भारत के, जिसको हम सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, उन क्षेत्रों में ये खेती होती है, झूम कृषि होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य है। देखिए, चाय एक प्रमुख पेय पदार्थ है, पीने का पदार्थ है, जो हम सब जानते हैं। ठीक है, चाय का जो उत्पादन है पूरे विश्व में चीन ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चाय का। उसके बाद में भारत का नंबर होता है। तो भारत चाय उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है, और खपत में भी, उसको चाय को पीने में भी जो भारत है दूसरे नंबर पे आता है, उत्पादन में भी दूसरे नंबर पे और पीने में भी दूसरे नंबर पे। लेकिन भारत के अंदर चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो वो होता है असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, और कुछ दक्षिण भारत के राज्य है वहां पर भी चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान कृषि का अर्थ है फलों व सब्जियों को उगाना। जब किसान खेती में फल व सब्जियों की खेती करने लग जाता है तो उस खेती को हम क्या कहते हैं? उद्यान कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। अभी हमने एक रेशेदार फसल की बात की थी, कपास की, है ना। एक और रेशेदार फसल है
जिसे हम कहते हैं पटसन, है ना। इसका एक और नाम है जूट। तो जूट और पटसन एक ही होता है। ये भी एक रेशेदार फसल होती है। इसका जो उपयोग होता है बोरे बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो सुनहरा, ये क्योंकि सुनहरे कलर का होता है इसलिए इसे सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगला जो हमारा जो प्रश्न था अभी, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पटसन। कभी कभी आपको ऑप्शन में पटसन ना देते हुए जूट दे दे, तो आपको पता होना चाहिए जूट भी क्या है, सुनहरा रेशा। ये जूट और पटसन एक ही होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है। अभी हमने चाय का उत्पादन देखा था। चाय के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे। भारत में चाय उत्पादन में असम पहले स्थान पे, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे। उसी तरह से पूरे विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है, कॉफी भी एक पेय पदार्थ है, तो कॉफी का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। और भारत में कर्नाटक राज्य जो है वहां पर कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। कोई भी पदार्थ है उससे जब हम नया वस्तु, नया पदार्थ बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उद्योग। उद्योगों में हम क्या करते हैं, किसी कच्चे माल को लेकर के आते हैं और उससे हम क्या करते हैं, नई वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कपास की खेती, कपास का उत्पादन किया, कपास से भी क्या बनाया, धागा बनाया, धागों से भी कपड़ा बना दिया गया, है ना। तो कपड़ा जो उद्योग है उसके लिए कच्चा माल क्या हो गया, कपास, ठीक है। जैसे मान लीजिए शक्कर उद्योग है, चीनी उद्योग, उसके लिए कच्चा माल हो गया गन्ना। गन्ना कच्चा माल हो गया, गन्ने से फिर नया पदार्थ क्या बन गया, शक्कर या चीनी जिसे हम कहते हैं वो बन गई, ठीक है। तो इस अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है। अभी कुटीर उद्योग क्या होता है, गांव में बहुत ही कम पूंजी में, कम पैसे में और कम लोगों की सहायता से चलाए जाने वाला उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हथकरघा, हथकरघे से कपड़ा बनाया जा रहा है धागों की मदद से। ये उद्योग किस प्रकार का उद्योग रहेगा, कुटीर उद्योग। जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, है ना, चटाई बनाना, टोकरी बनाना, ये सब कुटीर उद्योग में आ जाते हैं, जिसमें संसाधन कम लगते हैं, जिसमें